बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने काम के माध्यम से अपनी पहचान बनाते हैं, अपना नाम बनाते हैं, अपना परिचय खुद बनाते हैं। ऐसे ही प्रख्यात पैथोलॉजिस्ट, संगीत प्रेमी, साहित्य प्रेमी डॉक्टर एमएल गुप्ता हमारे साथ हैं। हम इनसे बीमारी पर बातें भी करेंगे, संगीत की बातें भी करेंगे और साहित्य की बातें भी करेंगे। और मेरे साथ बातचीत के लिए श्री मानिक आर्य साहब बैठे हुए हैं, तो शुरुआत आर्य साहब आप ही कीजिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर एमएल गुप्ता। गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर साहब, आपके बारे में हमने सुना है कि आपने अपने जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखा और लक्ष्य पाने की जिम्मेदारी रखी, और आज आप उदयपुर में चिकित्सा जगत में ख्यात नाम पैथोलॉजिस्ट बने हैं। आपने अपने व्यवसाय में सफलता भी पाई और सामाजिक विकास में, साहित्यिक संगीत विकास में भी आप बढ़ चढ़ कर ज्यादा योगदान देते हैं। आपने अपने संघर्षों से मंजिल तक के सफर को आम आदमी को, समाज को भी अपने माध्यम से समय समय पर अवगत कराया है। आपके बारे में ऐसा कहा गया है कि आप बहुत मेहनती हैं, दूरदृष्टा हैं और समर्पण भाव से मंजिल प्राप्त करना आपका एक वाक्य है। आपके बारे में यह भी कहा जाता है कि ख्वाब और हकीकत के दरमियान फासले बहुत है, पर लगन और कड़े परिश्रम से ख्वाब भी हकीकत में बदल जाते हैं। आइए श्रोताओं, जाने नज़ीर बन चुकी इन शख्सियतों के जीवन के कुछ छुए और कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। और ये शख्सियत हमारे साथ जो हैं, उनका नाम है प्रख्यात पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर एमएल गुप्ता। जैसा कि हमारे हॉट एंड शॉर्ट दीपक ने बताया कि डॉक्टर एमएल गुप्ता पैथोलॉजिस्ट के कार्य के साथ साथ संगीत और साहित्य के क्षेत्र में भी गहरी रुचि रखते हैं। मगर इन सब बातचीत को हम जाने उसके पहले डॉक्टर साहब को गुड मॉर्निंग करते हुए, डॉक्टर साहब, हम आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी चाहेंगे। आपके माता पिता, आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में हमारे एफएम ब्लैक सिटी के श्रोताओं को बताएं। धन्यवाद दीपक जी और धन्यवाद आर्य साहब। थैंक यू। आपने जो जर्रा नवाजी का की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पूछा है कि शिक्षा दीक्षा, तो वैसे मेरी पैदाइश तो यूपी से है जी, लेकिन कार्य क्षेत्र और शिक्षा राजस्थान में ही हुई। प्री मेडिकल सारी एजुकेशन मेरी कोटा से है जी। और मेडिकल में जब मैं यहाँ एमबीबीएस करने आया उसके बाद ये सिटी, सुंदर सिटी इतनी अच्छी लगी कि मैं यहीं का होकर रह गया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हम जानना चाहेंगे कि आपने अपने एमबीबीएस के दौरान ही ये टारगेट बना लिया था कि आप पैथोलॉजिस्ट बनेंगे, या आपने किसी से प्रेरणा प्राप्त करके पैथोलॉजी के क्षेत्र में आना तय किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल से लगाव था, एमबीबीएस किया और शायद कुछ मेरी जिज्ञासु प्रवृत्ति या कुछ उत्कंठा ऐसी रही कि धीरे धीरे रोग के कारण जानने में थोड़ा रुचि ज्यादा रही। इसकी वजह से धीरे धीरे पैथोलॉजी की तरफ झुकाव बढ़ता गया और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने पैथोलॉजी सब्जेक्ट चुना। हाँ, हमें बताएं, आप पैथोलॉजी के क्षेत्र में अपना गुरु किसे मानते हैं, किसे प्रेरणा पुंज मानते हैं? हाँ, निसंदेह जो हमारे जो सीनियर्स जो मेरे गाइड भी रहे हैं, डॉक्टर एम.के. दुबे साहब, वो मेरे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत थे। और उसके अलावा और भी जो हमारे सीनियर जो कलीग्स रहे हैं, उन सभी से मैंने बहुत कुछ सीखा है और उसी का परिणाम है कि आज मैं कुछ कर पा रहा हूँ। डॉक्टर एमएल गुप्ता श्रोताओं हमारे साथ हैं, प्रख्यात पैथोलॉजिस्ट, संगीत प्रेमी और साहित्य प्रेमी। इस बातचीत के बीच में हम डॉक्टर गुप्ता को एक प्यारा सा शेर डेडिकेट करेंगे दीपक जी। और ये शेर डॉक्टर साहब के लिए कि चलते चलते जब दरे पीरे मुगा तक आ गए, चलते चलते जब दरे पीरे मुगा तक आ गए, यूं लगा कि जैसे जमी से आसमां तक आ गए जी। याद जाना की तजल्ली रेभरी करती रही और हम भी मारिफत के गुलिस्तां तक आ गए। क्या बात। आप मेडिकल के क्षेत्र में लंबे समय से हैं। आपने मेडिकल कॉलेज में जब शिक्षा प्राप्त की उस दौरान भी हमें पता चला कि आप संगीत और साहित्य से जुड़े रहे। कुछ उन यादगार लम्हों के बारे में हमारे एफएम ब्लैक सिटी के श्रोताओं को बताएं। संगीत का तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे परिवार और घर से सभी लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए संगीत तो मैं ये कहूँगा कि शायद खून में ही था जी। और धीमे धीमे टाइम के साथ और जैसे जैसे सीखता गया। किस तरह के संगीत में रुचि है आपकी? वैसे तो रुचि तो शास्त्रीय संगीत में है, लेकिन न तो इतना समय दे पाते हैं न सीख पाते हैं, इसलिए साधारण सुगम संगीत, खासतौर से फिल्मी गाने और
साधारण गाने ही डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोफेशन, पैथोलॉजी के प्रोफेशन के साथ साथ संगीत में जो गहरी रुचि रखी, आपने कोई शिक्षा भी प्राप्त की संगीत की? नहीं, विधिवत तो कोई शिक्षा नहीं, लेकिन दोस्तों से, अपने साथियों से, जिनसे थोड़ा बहुत जो कुछ भी सीख सका, समझ सका, और घर पे साज थे तो इस वजह से बजाते बजाते थोड़ा थोड़ा सीख गया जितना कर सकते थे। जी जी जी। ये दर्दे दिल किसी सूरत भी कम नहीं होता, नजर के सामने जब तक सनम नहीं होता, और निगाहों दिल में बसा ले जो यार की सूरत, उसे सनम से बिछड़ने का गम नहीं होता। वाह, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, आपने जब मेडिकल कॉलेज में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उन विदाई के लम्हों के बारे में बताएं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है, ऐसी पढ़ाई है जिसमें एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? हाँ, दोस्त तो जो क्लासमेट्स होते हैं, निसंदेह उनसे बिछड़ने के बाद मिलना होता है, बहुत अच्छा लगता है। और हाल ही में जब हमारे 25 साल पूरे हुए थे तो एक एलुमनाई मीट किया था, उसमें हम सब साथियों से मिले। कहाँ पर अच्छा लगा। एलुमनाई में? ये उदयपुर में ही हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था जी। और लगभग 70-75 हमारे एलुमनाई सब यहाँ पधारे थे, सब लोग आए थे, और सबके साथ हमने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, पुरानी यादें भी ताज़ा की, बिल्कुल, और पुराने सब कहे और मस्तियाँ सब कुछ की। बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिलकर। जी बिल्कुल। तो फिर से आपके लिए शेर की, दोस्त मिलते भी रहे, मिलकर बिछड़ते भी रहे। दोस्त मिलते भी रहे, मिलकर बिछड़ते भी रहे, वसवसों के दायरे बनते बिगड़ते भी रहे, आंधियां हालात की आती रही, ख्वाहिशों के पेड़ उगते और उखड़ते भी रहे जी, और रौनके दुनिया में फर्क आया न बिस्मिल्लाह आज तक, शहर बसते भी रहे, बस कर उजड़ते भी रहे। हम आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आए, जो परिवर्तन आए, उनके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव तो नहीं, इस मामले में मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत भाग्यशाली रहा कि तुरंत एमडी करते ही मेरी पोस्टिंग है उदयपुर में ही हो गई, और सेम डिपार्टमेंट में। और उसके बाद थोड़े समय बाद मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं प्राइवेट में रह के ज़्यादा अच्छा काम कर पाऊँगा, तो इसलिए फिर मैंने प्राइवेट में आना चुना और फिर प्राइवेट लेबोरेटरी स्टेब्लिश की, और उसके बाद से मैं लगातार यहाँ काम कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है प्राइवेट में सब लोगों के साथ काम करना। जी जी। डॉक्टर साहब, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप जब भी अपनी लेबोरेटरी में होते हैं, पैथोलॉजी की लेबोरेटरी में, काम के साथ साथ मधुर संगीत के साथ आपका काम चलता है, क्या ऐसा ही है? हाँ, संगीत तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा रिलैक्सेशन का साधन भी है और व्यक्तिगत रुचि भी है मेरी। तो यूँ कहना चाहूँगा कि मैं व्यवसाय के तौर पे एक पैथोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा झुकाव म्यूजिक और लिटरेचर की तरफ बहुत ज्यादा है। तो निश्चित रूप से आप एफएम भी सुनते होंगे? हाँ, क्यों नहीं दीपक। किस तरह के गाने आप सुनते हैं, नए या पुराने गाने सुनते हैं? विशेष तौर से पुराने गाने और गजलें मुझे खास तौर से पसंद है। एफएम स्टूडियो में आप बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक अच्छा सा गाना जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उन्हें डेडिकेट करें। तो किस तरह का गाना, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, बताइए। एक बहुत पुराना गाना है, मोहम्मद रफी का गाया हुआ। चंद पंक्तियां आप गुनगुनाते हैं, उसके बाद गाना हम प्ले करेंगे। दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा हो गया, पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हंसी शाम को
है आज कोई मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई शबनमी सी उसकी आंखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई शबनमी सी उसकी आंखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई उसको देखा तो मौसम सुहाना हो गया एक हसीन शाम को दिल मेरा। रफी साहब की आवाज है ना? फिल्म कौन सी है? चलिए गाना हम ढूंढते हैं और प्ले करते हैं आपके लिए और सुनाते हैं हमारे श्रोताओं को। हंसी शाम को दिल मेरा खो गया एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया पहले अपना हुआ करता था अब किसी का हो गया एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए सोनी सोनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए वो जो आए तो रोशन ज़माना हो गया एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया तो ये 101.9 FM रेडियो लैक्स सिटी हमारे साथ प्रख्यात पैथोलॉजिस्ट संगीत प्रेमी साहित्य प्रेमी डॉक्टर एमएल गुप्ता बैठे हुए हैं। इनसे हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। बातों का सिलसिला आगे सब आगे बढ़ाएंगे। मैं लब कुशाई करूं मेरी बात ही क्या है जी मैं लब कुशाई करूं मेरी बात ही क्या है जमाना जानता है शान आपकी क्या है और फकीर के लिए शान सिकंदरी क्या है जी जो तेरे दर का गदा है उसे कमी क्या है वाह और कभी ये सोचा भी है तुमने हजरत बिस्मिल कभी ये सोचा भी है तुमने हजरत बिस्मिल कि चश्मे बीना की पुतली में रोशनी क्या है क्या हम डॉक्टर साहब की पैथोलॉजी की लेबोरेटरी में संगीत की रोशनी देख रहे हैं और अभी हमने इनके द्वारा डेडिकेट किया हुआ ये प्यारा सा फिल्मी गीत सुना जी डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे कि पैथोलॉजी की इस स्ट्रीम में आप अपने आप को कितना सफल पाते हैं कितना असफल पाते हैं क्या ये जो स्पेशलिटी है ये वाकई में रोग निदान में कारगर है यूं कह सकते हैं कि पैथोलॉजी के बिना आज की तारीख में तो ट्रीटमेंट कर पाना बहुत मुश्किल सा है एक समय था जिस समय सिर्फ नब्ज देखकर और स्टेथोस्कोप से एग्जामिन करके ही आमतौर पे निदान हो जाया करते थे लेकिन जैसे जैसे बीमारियों की जटिलता का पता लगा और हमारे पास साधन उपलब्ध होते गए उनकी बीमारियों के कारण और उसके प्रोग्रेस के बारे में जानने के तरीके पैदा होते गए तो पैथोलॉजी में धीमे धीमे तेजी से उन्नति करते हुए और जो हमारे पास नए नए साधन हुए हैं उससे हम एग्जैक्टली बीमारी का
जो कारण है उसको हम बता सकते हैं और बताने के बाद उसके हिसाब से उसका इलाज हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपने देखा कि जो पैथोलॉजिस्ट हैं वो स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, कभी किडनी की बायोप्सी, कभी कैंसर की बायोप्सी, कभी गायनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उनकी स्टडी वगैरह जब आप करते हैं, क्या अनुभूति होती है आपको? उस समय तो सिर्फ बीमारी का कारण ढूंढना ही मेन मकसद होता है। और ये जरूर है कि जिस समय बीमारी, अब खासतौर से किसी के मरीज को कैंसर हो गया और जब वो पूछता है कि मुझे क्या हुआ है, उस समय बहुत मुश्किल हो जाता है उसको बताना कि उसको क्या बीमारी है जी, क्योंकि कुछ भ्रांतियां भी हैं, कुछ डर भी हैं लोगों में जी। अब ऐसे में उसको ये बताना बड़ी मुश्किल से ही बताना होता है, लेकिन जो भी फैक्ट है बताना ही होता है। जी जी। तो आपने ये बताया कि किस तरह पैथोलॉजी की ये स्ट्रीम है, ये स्पेशलिटी है, ये रोग निदान में कारगर है। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न करेंगे दीपक मेहता। अच्छा, आप जिस तरह के डॉक्टर हैं तो इसमें हार्ट या जो ये अपना डायबिटीज होता है, इसका भी कहीं ना कहीं होता है निशान? हाँ, डायबिटीज के लिए तो बिना पैथोलॉजी टेस्ट के संभव ही नहीं निदान। अगर सिर्फ स्क्रीनिंग करना हो कि डायबिटीज है या नहीं, तो कभी भी एक सिंपल टेस्ट ब्लड शुगर का, जो रक्त में शर्करा की मात्रा है वो देखी जा सकती है। आमतौर पे नॉर्मल लिमिट्स में होनी चाहिए। इससे अगर कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए? सामान्य रूप से किसी भी समय कराएं तो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। और अगर ये ज्यादा आती है या शंका है कि मरीज को डायबिटीज तो नहीं है, तो इसके लिए फिर हम खाली पेट, कम से कम 8 घंटे का खाली पेट रहने के बाद ब्लड टेस्ट करते हैं और वो लेवल 60 से 110 के मिलीग्राम के बीच में होना चाहिए। ओके। और डॉक्टर साहब, ऐसा कहा गया है कि डायबिटीज जो बीमारी है ये लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है एंड इट इज क्योरेबल, इज इट करेक्ट? क्योरेबल तो अपन नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, कंट्रोल निश्चित रूप से कर सकते हैं जी। और आजकल लाइफ स्टाइल के साथ साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि सेडेंटरी लाइफ, मोटापा, खान पान और जिस टाइप का स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं उसके साथ ही जुड़ी हुई है। इसलिए डायबिटीज सामान्यतः बहुत बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। जी हाँ, जी हाँ। डॉक्टर साहब, डायबिटीज से रिलेटेड ही हम एक और प्रश्न आपसे करना चाहेंगे। डायबिटीज की जो बीमारी है वो पेनक्रियाज में जो इंसुलिन की उपज होनी चाहिए, पैदाइश होनी चाहिए, वो कम हो जाती है, इसलिए डायबिटीज होती है और उसके बाद उसे ऊपर से इंसुलिन वगैरह दिया जाता है। हाँ, डायबिटीज टाइप 2 टेस्ट कैटेगरी में। तो क्या ये जो ऊपर से जो इंसुलिन दी जाती है ये नुकसानदायक तो नहीं है? नहीं, नुकसानदायक नहीं है। अगर शरीर में कमी है इंसुलिन की तो वही इंसुलिन जो शरीर खुद बनाता है वही दी जाती है। लेकिन ये डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज है जो आमतौर पे बहुत कम उम्र में, छोटी उम्र में होती है, जिनमें जन्मजात ही कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन बनता नहीं है। लेकिन कॉमन जो बीमारी है, जो मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज जो बोलते हैं, उसमें इंसुलिन की मात्रा में बहुत अत्यधिक कमी नहीं होती, लेकिन इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। कुछ इस टाइप के पदार्थ बन जाते हैं जो नॉर्मल इंसुलिन की मात्रा को भी इफेक्टिव नहीं बनाते। डॉक्टर साहब, जनरली पेनक्रियाज में वाकई में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, या पेनक्रियाज से रिलेटेड और कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो कि ये इंगित करते हैं कि आपका जो पेनक्रिया है वो वाकई में स्वस्थ है? पेनक्रियाज के लिए जो आमतौर पे होता है, पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है, कुछ ट्यूमर्स हो सकते हैं, उसके लिए तो सोनोग्राफी के द्वारा उसको देखा जा सकता है कि ट्यूमर है क्या है, और उसके बाद उसकी जांच की जा सकती है। और पेनक्रियाटिक फंक्शन के लिए एमाइलेज टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट? एमाइलेज, सीरम एमाइलेज। सीरम एमाइलेज जी। तो जब भी कभी उसमें इन्फेक्शन या सूजन या इन्फ्लेमेशन होता है तो उसका लेवल बढ़ जाता है जी। तो उस आधार पर पेनक्रियाटाइटिस डायग्नोस किया जा सकता है जी, जी। और इस बीमारी के लक्षण क्या है? आमतौर पे पेनक्रियाटाइटिस में सीधे पेट में एकदम तेजी से दर्द होता है जी। और वो पीछे तक जाता है। आमतौर पर सर्जन उसको डायग्नोस कर लेते हैं, तो कंफर्म करने के लिए फिर वो एमाइलेज टेस्ट का सहारा लेते हैं। जी हाँ, जी। ओके। डॉक्टर साहब, आप कैसा महसूस करते हैं जब सर्जन्स और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो आपको रेफर करते हैं कि ये टेस्ट कर लो, ये टेस्ट कर लो, ये टेस्ट कर लो, ये टेस्ट कर लो? आप बोर नहीं हो जाते? नहीं, हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है जी। क्योंकि कई चीजों के बारे में हमको वो हमसे जानते हैं, हम उनसे जानते हैं, और उसके बाद म्यूचुअली कोऑर्डिनेट करके डिजीज का फाइनल डायग्नोसिस पहुंचते हैं, तभी उसके आगे इलाज उसका संभव है। खुद की भी खबर रखना, मुझ पर भी नजर रखना।
खुद की भी खबर रखना, मुझ पर भी नजर रखना, ये बात ख्यालों में तुम शामो सहर रखना, और इन प्यार की राहों में कांटे भी हैं, शोले भी, तुम साथ मेरे चलना, मंजिल पे नजर रखना, और भटके ना अंधेरों में दीवाना तेरा दर-दर, भटके ना अंधेरों में दीवाना तेरा दर-दर, खिड़की में दिया रखना, चौखट पे नजर रखना। डॉक्टर साहब, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आज आप उदयपुर के ख्यातनाम पैथोलॉजिस्ट हैं, और आपकी इस सक्सेस के पीछे आप मिसेस गुप्ता को मानते हैं, क्या ये सही है? निश्चित रूप से मैं, क्योंकि घर पे अगर मैं बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न रहता हूँ तभी मैं अपने व्यवसाय में अच्छा कर पाता हूँ। जी बिल्कुल। तो ये क्रेडिट तो जाता ही है। किस तरह वो आपको सपोर्ट करती हैं, बताएं, आपके प्रोफेशन को आगे बढ़ाने में? सीधे तौर पर यूं कह सकते हैं कि मैं अपने व्यवसाय में कंसंट्रेट कर पाता हूं, तो उसके लिए मेरी पत्नी और मेरे बच्चे जी सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं। जी हाँ, जी हाँ। कई बार ऐसा होता है कि हम बता नहीं पाते वो किस तरह मेरा साथ देती है, लेकिन एक गीत की पंक्तियां हैं कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। उनका साथ ही काफी है आपके लिए। जी हाँ, है ना? तो नहीं, हमने देखा है कई बार मंचों पे डॉक्टर एमएल गुप्ता और मिसेस गुप्ता एक साथ डुएट्स भी गाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो अगली बार उन्हें लेके आइए। जरूर जरूर। तो फिलहाल फिर से हम चाहेंगे कि आप हमारे एफएम लेक सिटी के श्रोताओं को अपनी पसंद का कोई फिल्मी गीत सुनाएं जो कि आपको अच्छा लगता है। मुझे भूपेंद्र का एक गीत याद आ रहा है जी। शम्मा जलाए रखना है, शम्मा जलाए जलाए रखना है, शम्मा जलाए रखना, जब तक कि मैं न आऊं, जब तक कि मैं न आऊं, खुद को बचाए रखना है, खुद को बचाए रखना, जब तक कि मैं न आऊं, जब तक कि मैं न आऊं। वाह डॉक्टर एमएल गुप्ता, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इस गीत को हमारे एफएम लेक सिटी के श्रोताओं के लिए डेडिकेट किया। डॉक्टर साहब, हमें पता चला है कि उदयपुर में जब भी कोई भी म्यूजिक के कॉन्सर्ट वगैरह आयोजित होते हैं उनमें आपकी भागीदारी रहती है। आप बताएं किस तरह आप संगीत से जुड़े हुए हैं? उदयपुर में ये मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि उदयपुर में कई संस्थाओं से जो म्यूजिक से जुड़ी हुई हैं, जैसे महाराणा कुंभा परिषद, म्यूजिक लवर्स क्लब, लोक कला मंडल, आकाशवाणी के कार्यक्रम, इन सब से जब भी कभी प्रोग्राम और कार्यक्रम होते हैं तो मैं अपनी भागीदारी करना चाहता हूँ, और मेरा भी शौक है, मैं सुनना चाहता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। संगीत से इतना जुड़ाव आपका है तो कभी आपने ये सोचा नहीं था कि यार काश में मेडिकल लाइन के बजाय इस लाइन में चला जाता? नहीं, देखिए क्या है, व्यवसाय अपनी जगह है, ये मैं सिर्फ मेरे लिए है। अच्छा। संगीत को मैं सिर्फ मेरे लिए मानता हूँ, मेरे रिलैक्सेशन के लिए, और इसलिए कि मैं अपना काम अच्छी तरह से कर सकूं, मेरे को मानसिक रूप से मैं अपने आप को रिलैक्स कर सकूं, इसके लिए मैं संगीत को काम में लेता हूं। जी जी। डॉक्टर साहब, आप उदयपुर के ख्यातनाम पैथोलॉजिस्ट हैं। आजकल हमने देखा कि मेडिकल प्रोफेशन की तरफ कई युवा और युवतियां अट्रैक्ट हो रही हैं, और ख़ास तौर से ये जो पैथोलॉजी का स्पेशलिटी है, पैथोलॉजी की इस स्पेशलिटी की तरफ काफ़ी युवा मुड़ रहे हैं। उन युवाओं को जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पैथोलॉजी विषय को लेकर करना चाहते हैं, उन्हें आप एक अनुभवी चिकित्सक होने के नाते क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या गाइडेंस देंगे, क्या मशवरा देंगे? पैथोलॉजी विषय बहुत रुचिकर विषय है, और जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि मन लगाकर, मेहनत से और पूरी रुचि लेकर इस विषय को जानें, क्योंकि बहुत क्लिष्ट भी है, और यूँ कह सकते हैं कि मेडिकल का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है ये, क्योंकि
हर विषय से इसका पाला पड़ता रहता है। गायनेकोलॉजिस्ट हो, फिजिशियन हो, चाहे सर्जन हो, चाहे ईएनटी हो, चाहे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो, हर विषय के विशेषज्ञों से इंटरेक्शन होता है और बहुत ही मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगता है। और मैं समझता हूँ कि जो भी इस विषय में आएंगे, अगर वे मेहनत से काम करते हैं तो इसमें सफलता की पूरी ऊंचाइयां छू सकते हैं। जी जी, बहुत बेहतरीन जानकारी दी श्रोताओं। आज हमारे बीच डॉक्टर एमएल गुप्ता, जो कि उदयपुर शहर के ख्यातनाम पैथोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ छुए अनछुए पहलुओं से हमें रूबरू कराया और उन्होंने अपने पसंदीदा फिल्मी गीतों को भी हमें डेडिकेट किया। फिर से आपके लिए शेर कि शहर से वो क्या गया, बेनूरियां बढ़ती गई। शहर से वो क्या गया, बेनूरियां बढ़ती गई, रफ्ता रफ्ता जिंदगी से दूरियां बढ़ती गई और कम से कम होती गई उससे मुलाकातें मेरी। जी। वक्त ने करवट जो बदली, दूरियां बढ़ती गई और चाह कर भी मिल न पाए हम वफा के मोड़ पर, इस कदर दोनों तरफ मजबूरियां बढ़ती गई। हमें पता चला कि आप पैथोलॉजी के इस प्रोफेशन के साथ संगीत से तो जुड़े हुए ही हैं, इसके साथ साथ आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं और आपने कई कविताएं लिखी हैं। हम चाहेंगे कि चलते चलते कोई भी अपनी पसंदीदा कविता, उसकी चंद पंक्तियां आप हमारे एफएम लेक सिटी के श्रोताओं को सुनाएं। साहित्य से रुचि तो शुरू से रही और मिडिल कॉलेज के दौरान भी और उसके बाद भी कुछ प्रकाशन हुए थे कादम्बरी में और उस समय की पत्रिकाओं में। जी। आजकल भी कभी कभी पत्रिकाओं में मेरे प्रकाशन होते हैं, किंतु विशेष तौर से कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं की है। फिर भी मेरे पास काफी है, संकलन है। जी, और मैं चाहता हूँ इनको प्रकाशित करना जब भी कभी समय होगा। मेरे मन के उद्गार कुछ इस रूप में कहना चाहूंगा। जी जी जी। निबलों विकलों को एक कश्ती और एक पतवार दे दो, वाह। दीनहीन व्याकुल बच्चों को करुण हृदय का प्यार दे दो। और आजकल के समसामयिक रूप से जो घटनाएं हो रही हैं उसके ऊपर कुछ दो लाइनें हैं जी। कि दिन चुपचाप ढलते जाते हैं, दिन चुपचाप ढलते जाते हैं, ये रातों की साजिश है, धरती की चीख सुनकर आसमान टूट क्यों नहीं पड़ता। जी, क्या बात है। चंद पंक्तियां और सुनाएं। हम चाहेंगे कि आपकी जो रचनाएं हैं उनका लाभ हमारे एफएम लेक सिटी के श्रोता भी उठाएं। कुछ और लाइनें। शहर शहर शोर छानता फिरता हूँ, शहर शहर शोर छानता फिरता हूँ, शायद किसी जुआ में तहजीब की बू आए। वाह। पत्तों के किनारों पर सजी शबनम गवाह है एक उदास रात की, गए हैं ढूंढने जुगनुओं के दल सूरज, गए हैं ढूंढने जुगनुओं के दल सूरज, आओ चादर उतार दें इस उदास रात की। क्या बात है डॉक्टर एमएल गुप्ता, बहुत बेहतरीन शायरी और कविताएं आपने हमारे एफएम लेक सिटी के श्रोताओं को डेडिकेट की। और अब हम चाहेंगे दीपक जी इस बातचीत के अंत में एक प्यारा सा फिल्मी गीत आप भी डॉक्टर एमएल गुप्ता को डेडिकेट करें हमारी तरफ से। चलिए फिर ये गाना आपके लिए। दिल का भंवर करे